नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना के माइग्रेंट वर्कर्स की। रियासत में कोरोना की पहली लहर के दौरान अचानक लॉकडाउन के बाद नकले मकानी करने वाले यानी माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने आबाई मकामात को चले गए थे। उनमें बास की वापसी हुई, जबकि कई मजदूर अभी तक शहर वापस नहीं लौटे। इन हालात में बैरूनी वर्कर्स पर मुनसर कई कारोबार बंद हो गए। अब जबकि मुल्क और रियासत में कोरोना की दूसरी लहर का सामना है, मौजूदा वक्त में भी वही पहले जैसे हालात सामने आ रहे हैं। पड़ोसी रियासतों से तलाश माश के लिए शहर आने वाले मजदूर अपने गांव जाने के लिए बेचैन देखे जा रहे हैं। मजदूरों की आबाई मकामात को मुंतकली किसी एक शहर या रियासत का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क भर के यही हालात है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनों में उन मुसाफिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। नकले मकानी करने वाले मजदूर इम्कानी लॉकडाउन से खौफजदा है, क्योंकि पहली लहर के दौरान अचानक उसका ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद मेहनत कुछ तबके को जिन हालात का सामना करना पड़ा वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सरकारी मदद के इंतजार में उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और वो पैदल ही अपनी मंजिल की जानिब बीवी बच्चों और सामान समेत निकल पड़े थे। जहां मजदूर पेशा अफराद को उनके मसाइल ने परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कर रखा है, वहीं उनसे काम लेने वाले मुंतजिमीन भी अजीब व गरीब कैफियत का शिकार है। उनकी जानिब से मजदूरों को जाने से रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मजदूर चले गए तो उनका कारोबार मुतासिर हो सकता है। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती पेशे से वाबस्ता बिल्डर्स इस कैफियत से परेशान है, क्योंकि गुज़िश्ता साल जब लेबर्स चले गए थे उसका असर प्रोजेक्ट्स पर पड़ा था। कई प्रोजेक्ट्स लेबर्स की अदम वापसी के सबब मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सके। तामीराती शोबे में काम करने वाले पेशा वाराना और गैर पेशा वाराना अफराद में 90% का ताल्लुक दूसरी रियासतों से ही है। जिस मकाम पर तामीराती काम किया जा रहा है वहां उनके लिए लेबर कैंप कायम करते हुए उनसे काम लिया जाता है। उन हालात से महजूज रहने के लिए लेबर कैंप्स में मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। वर्कर्स में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कोविड कवायद पर अमलावरी के साथ उनसे काम लिया जा रहा है। खाने पीने का सामान भी उन्हें मुहैया करवाया जा रहा है। उन्हें ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके साथ है। इसका मकसद किसी भी तरह उनको आबाई मकामात जाने से रोकना है, क्योंकि वो गुज़िश्ता साल उन्हें इस बात का तजुर्बा हो चुका है कि गए हुए मजदूरों को वापस लाना या उनके जहन को तब्दील करना आसान नहीं होगा। इसीलिए पूरी तवज्जो उन मजदूरों को रोकने पर मरकूज की जा रही है, ताकि वो आबाई मकामात जाने का इरादा तर्क कर दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर हैदराबाद में तामीराती सरगर्मियां उरूज पर है, लेकिन बिल्डर्स के फिक्रमंद होने की वजह से यहां तामीराती सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों में अक्सरियत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों के वर्कर्स की है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड का दारोमदार बाहर के मजदूरों पर मुनहसर है। एक अंदाजे के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना से पहले 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम के लिए आया करते थे। लॉकडाउन के बाद उनकी तादाद करीब निस्फ हो गई है। आबाई मकामात जाने वाले 40 से 50% वर्कर्स वापस नहीं आए। अब बात करते हैं शहर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त शहर में 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जेर तामीर हैं, जिनमें 18 से ज्यादा 20 मंजिला इमारतें, 19,352 अपार्टमेंट्स और दीगर तामीरात शामिल हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना बहरान के दौरान 1680 प्रोजेक्ट्स दरमियान में ही रुक गए थे। उस वक्त लेबर शॉर्टेज और मटेरियल की कीमतों में इजाफे की वजह से बिल्डर्स पर माली बोझ पड़ा था। इस मरतबा इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बिल्डर्स की जानिब से वर्कर्स को रोका जा रहा है, ताकि उनका काम जारी रह सके, क्योंकि मटेरियल की खरीदारी के बाद अगर लेबर नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े तमाम अफराद हुकूमत से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तामीराती शोबे को असरअंदाज होने से रोकने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ काम करने वालों को टीके देने की भी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है। टीके के लिए लेबर्स को वैक्सीनेशन के मराकज ले जाने के बजाय तामीराती मकाम पर ही उन्हें टीका दिलवाने के इंतजाम की भी ख्वाहिश की गई है। इन तमाम हालात को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हालात ने
इंतजामिया को मजदूरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। भले ही इस सोच में उनका अपना जाती मफाद शामिल है, लेकिन वक्त और हालात ने मेहनत कश तबके की अहमियत उन्हें बता दी है कि अगर वो नहीं तो ये कुछ भी नहीं। अगले 2 रोज में माह रमजानुल मुबारक का आगाज होने वाला है। रमजान में इफ्तार के वक्त फलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार रोजेदारों को फलों की खरीदी पहले के मुकाबले ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। उन्हें ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है। शहर में फलों की सप्लाई काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। INN चैनल के नुमाइंदे करीम खान ने फलों के ताजिरों से बातचीत की और पूरी तफसील हासिल की। कारोबार अपना तकरीबन 67 ईयर्स का है। 67 ईयर्स हो गए। पहले जो कारोबार थे साहब, अब हर साल जो है सो कारोबार बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। इसलिए कम होते जा रहे हैं, ये जो कोरोना का जो चल रहा है उसकी वजह से तो बहुत काफ़ी असर पड़ा है बिजनेस में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम से कम होगा समझो बिजनेस। बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है समझो। अब आगे अल्लाह आलम क्या होने वाला है पता नहीं। और माला भी बहुत महंगे भी बिक रहे हैं। बिका तो चीज़ फिर आ रही नहीं दोबारा। हर जगह फ्रूट हो गया और बिल्कुल कारोबार तो नाम में निशान को नहीं है समझो। बहुत चलाना बोल के चला रहे हैं इस काम को, एक पुराना काम होने की वजह से। और आगे जो है सो रमज़ान है, अल्लाह करीम है, देखना अब आगे क्या होने वाला है, अल्लाह आलम बोल नहीं सकते। फ्रूट आने के ऊपर है समझो। आजकल जो है सो किसान लोग भी जो है सो बिल्कुल इंडिया लेवल पे जो एहतजाज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी फ्रूट बिल्कुल नहीं आ रहा। काफ़ी अरसे से, 1 साल से ज़्यादा होने को आ रहा। देखिए किसान भी परेशान है आज का। उन्हें कुछ लाएंगा मार्केट में तो उसको भी कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। और मैंगो का सीज़न भी बिल्कुल यानी कि 60% है लास्ट ईयर से ज़्यादा। अब क्रॉप आने के ऊपर है। अब हवा पानी ये तो सब कुदरती मसाइल है, कभी हो सकता कभी नहीं हो सकता। इसीलिए फ्रूट जितना आएगा उसका रेट भी रिजनेबल रहेगा और फ्रूट बिकेगा भी होता है। लेकिन आज के पीरियड में बिल्कुल फ्रूट का उठाव नहीं है साहब, कहीं पर भी बिल्कुल नहीं है। 3 साल पहले फिर भी थोड़ा ठीक था साहब। 1 साल 1.5 साल से तो बिल्कुल कारोबार नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। मैं तो खैर इतना ही बोल सकता हूँ कि फ्रूट जो कुछ भी है बस खाने वालों के नसीब होते, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, जितना फ्रूट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो फ्रूट्स के रेट भी कम होंगे और बिकेगा भी। असल वजह यह है कि क्रॉप बिल्कुल कम है। यानी कि अब मैंगो की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 65% ऐसा आ रहा समझो एरियो में। मैं जहाँ तक समझता हूँ साहब, इंशाल्लाह ताला थोड़ा अच्छा होने की उम्मीद है रमज़ान में। फिर ये कोरोना के तरफ से अगर बोल नहीं सकते आगे क्या हालात होने वाले हैं, अल्लाह आलम। यानी कि पब्लिक डरी भी है फ्रूट खाने के लिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ तकरीबन। हालांकि है कुछ नहीं, सब एक किस्म का खौफ और डर बैठा हुआ है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तो। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,03,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,274 लोगों की मौत भी हुई। इससे पहले यानी जुमे के रोज भी 7,72,000 मामले आए थे और 13,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं ईरान में कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। दुनिया में अब तक 13 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 29,39,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 करोड़ 93 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 2 करोड़ 36 लाख मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अब बात हिंदुस्तान की। कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,52,565 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। वबा की शुरुआत के बाद से पहली बार एक दिन में इतने ज़्यादा मुतासरीन की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटों में 90,328 लोग ठीक भी हुए हैं और 838 लोगों की मौत हुई है। मौत के मामले में इस साल दूसरी बार एक दिन में 800 या उससे ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इससे पहले 8 अप्रैल को 802 लोगों की मौत हुई थी।
मुल्क में अब तक 1,33,55,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,20,78,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,69,305 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। तेलंगाना में कोविड-19 के 3,187 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,27,278 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,759 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 787 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,05,335 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस यानी सरगर्म मामलात की तादाद 20,184 है, जिनमें 13,366 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जीएचएमसी के हुदूद में 551 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से कोविड-19 वबा के खिलाफ पूरे मुल्क में जारी मुहिम के तहत आज से शुरू टीका उत्सव यानी वैक्सीनेशन फेस्टिवल को मुकम्मल बनाने की दरखास्त की है। मोदी ने इतवार के रोज ट्वीट करके आवाम से कहा कि आज से हम सभी पूरे मुल्क में टीका उत्सव का आगाज कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस मरहले में मुल्क के बाशिंदों से मेरी 4 अपीलें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नमो ऐप पर अपने चारों अपील के बारे में तफसील से लिखा। उन्होंने कहा कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम मुल्क के बाशिंदे टीका उत्सव का आगाज कर रहे हैं। ये जश्न 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तक जारी रहेगा। ये जश्न एक तरह से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। इस सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि वो माह मई में मुनक्किद होने वाले बोर्ड के इम्तिहानात कराएगी, जिस पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक को खत लिखा। उन्होंने इस सर्कुलर को एक चौंका देने वाला फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि वालिदैन के जरिए इस मामले में खदशात का इजहार करने के बावजूद सीबीएसई ने इम्तिहान लेने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि वालिदैन के खदशात गैर माकूल नहीं है, लिहाजा इम्तिहान मनसूख होना चाहिए। उन्होंने अपने खत में कहा कि बड़े पैमाने पर और हुजूम वाले इम्तिहानी मराकज़ में तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाना अमली तौर पर नामुमकिन होगा। इसके अलावा कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए ये सिर्फ उन तलबा के लिए नहीं है जो खतरे में है, बल्कि उनके असातिज़ा, उनके साथ राब्ते में रहने वाले इम्तिहान मराकज़ के निगरान और उनके कुंबे के अफराद को भी खतरा लाहक है। अगर कोई भी मरकज़ हॉटस्पॉट साबित होता है तो हुकूमत और CBSE बोर्ड को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि ये सिर्फ उन बच्चों की जिस्मानी सेहत ही नहीं बल्कि उनके नफ्सियात के बारे में भी है, जिसके गहरे असरात इन बच्चों पर मुरतब हो सकते हैं। उन्हें पहले ही इम्तिहान के बेहद दबाव का सामना करना पड़ता है, मजीद ये कि वो अब इन हालात से भी खौफजदा होंगे जिसमें वो होंगे। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पर मरकजी हुकूमत ने इतवार के रोज रोक लगा दी है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। इन्फेक्शन के मामले अचानक बढ़ने से मुल्क भर में इस इंजेक्शन की शॉर्टेज हो गई है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने का इम्कान है। इसी को देखते हुए हुकूमत ने फैसला लिया है। ये इंजेक्शन बनाने वाली सभी घरेलू कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम डिस्प्ले करने की सलाह दी गई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर और दूसरे ओहदेदारों को स्टॉक का वेरिफिकेशन करने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के अहकाम दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के साथ राब्ते में है ताकि रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगे। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र मुल्क का पहला रियासत हो गया जहां वैक्सीनेशन की 1 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी प्रदीप व्यास ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 38,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। यहां 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। इसी तरह हिंदुस्तान में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। दूसरे मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान को ऐसा करने में सिर्फ 85 दिन लगे। इतने वक्त में अमेरिका में 9 करोड़ 20 लाख और चीन में 6 करोड़ 14 लाख टीके लगे थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी। हालांकि टोटल वैक्सीनेशन के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका और चीन हिंदुस्तान से काफी आगे हैं। पूरे मुल्क में अब तक जुमला 10 करोड़ 12 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों की मिलीजुली कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान में डेथ रेट दुनिया में सबसे कम 1.28% है। कई रियासतों में कोरोना की वैक्सीन की कमी के बीच मरकजी हुकूमत इनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। साथ ही नई वैक्सीन को मंजूरी देने के अमल पर भी काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले रूस की स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकता है। अगले 10 दिन में इस पर फैसला होने की उम्मीद है। हुकूमत के जराये के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक हिंदुस्तान में 5 नई वैक्सीन मिलने लगेंगी। हिंदुस्तान में इस वक्त कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। एक्स्ट्रा डोज का इंतजाम करने के लिए हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। इसके लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। इनमें डॉक्टर रेड्डीज के साथ साझेदारी वाली स्पुतनिक वी, अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन नोवोवैक्स वैक्सीन जो सीरम इंडिया की है, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन शामिल है। मुल्क में नई वैक्सीन को अप्रूवल देते वक्त हुकूमत सेफ्टी और एफिकेसी को प्रायोरिटी दे रही है। इस वक्त लगभग 20 वैक्सीन अलग अलग क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टेज में है। इनमें स्पुतनिक वी को सबसे पहले मंजूरी मिल सकती है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब, हेट्रो बायोफार्मा, ग्लैंड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा और विशरो बायोटेक जैसी हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ करार किया है। मुल्क में 8 करोड़ 50 लाख डोज की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ स्पुतनिक वी कोरोना से लड़ाई में बड़ी मददगार साबित होगी। अब बात वेस्ट बंगाल की। कूच बिहार में हफ्ते के रोज सीआईएसएफ की फायरिंग पर वेस्ट बंगाल में सियासत शुरू हो गई है। वजीर आला ममता बनर्जी ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला के साथ ये हुकूमत भी इनएफिशिएंट है। वो बंगाल पर कब्जा करने के इरादे से रोज यहां आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले आप सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए लोगों की जान लेते थे और बाद में उन्हें क्लीन चिट देते थे। ये जेनोसाइड है। उन्होंने गोलियां बरसाई। वो उनके पैर या जिस्म के निचले हिस्से में गोली मार सकते थे, लेकिन सब गोलियां
उन्हें गर्दन या छाती में लगी। इस पर जवाब देते हुए बंगाल के शांतिपुर में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कुछ बिहार के वाकये की सियासी रंग दिया जा रहा है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। उसी शीतल कुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि सीआरपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको वो तकरीर उन 4 लोगों की मौत की जिम्मेदार नहीं है? যতগুলো গুলি করেছে সবকিছু বুকের উপরে করেছে। এটা কিন্তু জেনোসাইড। স্প্রে করে একদম পুরো গুলি করার মতো। আমরা যেমন সেলফ স্প্রে করি ওরা গুলি স্প্রে করেছে। বলছে 15 রাউন্ড আর কত রাউন্ড করেছে আমি জানি না, বাট পায়ের নিচে না করে একদম কোনো টিয়ার গ্যাস করেনি, কোনো কিছু করেনি। আর সিআইএসএফ ইজ নট ট্রেন্ড ফর পাবলিক মব। See the photo genocide. See the photo. The document itself will prove. The upper side, full upper side. Full upper side. I cannot see this blood. Just evidence for evidence. You must show it to the people. How they fired brutally, how they killed brutally. What is their तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन बन गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर न एक भी आंसू बहाया, न एक भी स्टेटमेंट किया, न आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है, वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे, और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया है, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगी। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूं, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात में जारी तशद्दुद के पेश नज़र वजारत दाखिला ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की इजाफी 71 कंपनियां फौरी तौर पर तैनात करने का फैसला किया है, ताकि पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। वजारत दाखिला ने फैसला हफ्ते के रोज़ लिया। वजारत दाखिला ने रियासत में तशद्दुद के हालिया वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दरख्वास्त के बाद यह कदम उठाया। मरकज़ ने रियासत मगरबी बंगाल में पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात से पहले ही सीएपीएफ की 1000 कंपनियां तैनात की हैं और उन्हें ही नीम फौजी दस्तों के नाम से जाना जाता है। जुनूबी जिले शोपियान के छतरा गांव क्लान में हफ्ते की शाम छिड़ने वाले एक
चलने वाले एक मुसल्ला तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि शोपियान के छतरागाम क्लान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुसल्ला तसादुम के दौरान इन जंगजुओं को हलाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि महलूक जंगजुओं जिन्हें खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने की पेशकश की गई थी, उनकी शिनाख्त मालूम की जा रही है। नेज़ इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। सरकारी ज़राए ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि छतरागाम क्लान में जंगजुओं की मौजूदगी से मुताल्लिक़ खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस, फौज की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने मज़कूरा इलाके में हफ्ते की शाम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक मुश्तबा जगह को मुहासरे में लेने के दौरान वहां मौजूद जंगजुओं ने फायरिंग की, जिसके बाद तरफेन के दरमियान मुसल्ला तसादुम छिड़ गया, जिसमें 3 जंगजू मारे गए। एंटिलिया केस और मनसूख मर्डर केस के बाद अब सस्पेंड चल रहे मुंबई के पुलिस अफसर सचिन वजह का नाम फेक TRP स्कैम में भी सामने आया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को घोटाले और वजह के बीच कनेक्शन मिला है। ईडी की जांच में पता चला है कि वजह ने एक पुलिस अफसर के जरिए ब्रॉडकास्टिंग ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल BARC के ओहदेदारों को परेशान न करने के लिए काउंसिल से 30 लाख रुपए की वसूली की थी। फेक TRP स्कैम का पिछले साल खुलासा हुआ था। BARC ने कहा था कि कुछ चैनल्स 8 से ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए TRP में हेराफेरी कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में बहलोलपुर की झुग्गियों में इतवार की दोपहर को सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। तेज हवा और गर्मी से आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कई झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग में दो बच्चियों की मौत भी हो गई। चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि झुग्गियों में ज्यादातर लोग बिहार, बंगाल और झारखंड के रहने वाले हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। तलाशी मुहिम अभी जारी है। 300 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों बच्चियों के वालिदैन आग लगने से पहले काम से बाहर आ गए थे। नोएडा सेंट्रल जोन के DCP हरीश चंद्र के मुताबिक तलाश के दौरान 2 और 6 साल की बच्चियों के जले हुए लाशें मिली। दोनों सगी बहनें थीं। आग लगने के वक्त शायद वो झुग्गी में सो रही होंगी, इसी वजह से उन्हें आग का पता नहीं चल पाया। अमेरिकी रियासत मिजोरी में 24 घंटे खुले रहने वाले एक स्टोर पर हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह अरका सरहद के करीब शहर कोशकॉन में स्नैपी मार्केट स्टोर में गोलीबारी का वाकया हुआ। नेशनल रोड गश्त करने वाले सार्जेंट चीफ किंडर के मुताबिक गोलीबारी में मारा गया शख्स और एक जख्मी शख्स दीगर रियासत से है। WISTV ने किंडर के हवाले से कहा कि गोलीबारी में जख्मी 3 अफराद को संगीन हालत में स्प्रिंगफील्ड हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी करने वाले एक 28 बरस के शख्स को हिरासत में लिया गया है। WISTV के मुताबिक तफ्तीशकारों का मानना है कि गोलीबारी करने वाले मुतासरीन में से किसी एक के माबीन ताल्लुक है। अब एक अहम खबर, गैर सेहतमंद या बीमार लोगों की आमदनी कम होती है, उनकी बचत भी कम होती है और इसीलिए वो सेहतयाब लोगों के मुकाबले में अपनी जिंदगी में कम जायदाद जमा कर पाते हैं। सेहतमंद लोग लगभग 28% 28% जायदाद बनाते हैं। एक अमरीकी स्टडी के मुताबिक जो लोग जिंदगी के 16 से 20 साल खराब सेहत में गुजारते हैं, उन्हें लाखों रुपए का नुकसान आमदनी में कमी और बीमारियों पर खर्च से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में सेहत खिदमत पर होने वाले खर्च का 67.78% लोगों की जेब से जाता है। इस मामले में वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 18.2% है। बीमारियों पर होने वाला खर्च लोगों को गरीबी में ढकेलता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में 5 करोड़ 50 लाख हिंदुस्तानी बीमारियों और दवाओं पर खर्च की वजह से गरीबी की रेखा के नीचे, गरीबी पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। 16.4% सालाना की शरह से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में खानदानों के जो औसतन हेल्थ पे जो खर्च है वो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। केयर रेटिंग के सर्वे के मुताबिक
इधर गांव में अस्पताल में भर्ती होने पर औसतन खर्च 16,676 रुपये होता है, जबकि शहरों में ये 27,000 रुपये है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीमा कराएं, क्योंकि 14% दही इलाकों में और 19% शहरी इलाकों के लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। और लाइफस्टाइल सुधारिए, क्योंकि 63% मौतें मुल्क में हर साल खराब लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।